पंजाब वालों करो तैयारी, आ रहे हैं कच्छादारी। जी हाँ, पंजाब का पूरा प्लान लॉन्चिंग हो चुका है। अब लॉन्च होगा, बिल्कुल लॉन्च होगा। अमृतपाल कब बाहर निकालना है ये भी तय हो चुका है। कैसे वोट हासिल करनी है ये भी तय हो चुका है। सबसे पहले तो ना आपको ज्यादा वो नहीं करेंगे, पहले तो अमृतपाल कब बाहर आएगा वो ही सुन लो ध्यान से। उसके बाद आपको बताते हैं प्लान कैसे तैयार होया है। वो अब आप लोगों के ऊपर है। एक भाई ने कल सवाल किया था, भाई अमृतपाल बाहर आएगा या नीमा बाहर आएगा, बोला सरकार बना लेगा। मैं ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। अभी आप सुनना ध्यान से, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ऐसे नहीं हो सकता, कैसे होता है ना वो सुन लेना। पहले तो अपना अमृतपाल का ही सुन लो कब बाहर आ रहा है भाई, ताकि आपको ज्यादा। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹ 4-5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਡਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਥੋੜੀ ਡਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਆਓ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਵੋਟ 4-5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਟੀਚਾ। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। अभी इसका आपको ना डिटेलमेंट में बता देते हैं ये लोग कब कब क्या क्या करते हैं, ताकि आपका ना पूरा समझ में आ जाए। अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा ना, फिर आपको कोई समझा भी नहीं सकता है। फिर आपको समझाने के लिए शायद कोई ऊपर से ही आ जाए तो कह नहीं सकते। लेकिन अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आता तो सुनो। सरदार नरेंद्र सिंह आ रहे हैं पंजाब से अपना ना कोई पुराना नाता बताने, वो तो बताते हैं, हर जगह सबको पता है। पंजाब के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 6.6% वोट मिले थे, 6.6%, और सीट मिली थी 2। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18.5% वोट मिले, परंतु सीट कोई नहीं मिली थी। यह 18.5% वोट है। अब बीजेपी वालों के हौसले बुलंद किए हुए हैं। इस बुलंद हौसलों के कारण है कि यह वोट प्रतिशत का इजाफा किसान आंदोलन के बाद हुआ है। पता होगा आपको, किसान आंदोलन के बाद जो इलेक्शन हुआ था, सीट भले ही एक भी ना आई हो, लेकिन 6 से सीधे 18% पर पहुंच गए, 3 गुना, और 18 सीधे 54% पर पहुंच गए। तो आप सोच लेना, वही किसान आंदोलन जिसकी वजह लहर पंजाब से उठी थी, जो 1 साल तक दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे और आखिर में मोदी को झुकना पड़ा था। बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट में माहिर है। सफल किसान आंदोलन के बाद भी इसने पंजाब में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाकर दिखाया। इसके लिए उन्होंने वहां के डेरों को लामबंद किया, चाहे वह ब्यास का राधा स्वामी डेरा हो या फिर जालंधर का प्रसिद्ध डेरा सचखंड बल्ला हो, जहां अभी रविदास जयंती पर मोदी जी खुद गए थे। बाकी वोट मैनेज के लिए आए महीने हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब को सिर पर पगड़ी बांधकर पंजाब रवाना कर देते हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में वहां ओबीसी सम्मेलन किया गया है। बांट दिया सिखों को, अलग अलग कर दिया। आप बोलते थे नहीं होगा। पंजाब में 2011 की जनगणना अनुसार सिख आबादी लगभग 57.7% है और हिंदू आबादी लगभग 38.5% है। इसमें ये भैया बिहारी तो जोड़े ही नहीं गए हैं, तो अलग से वोट डाल लेंगे। सिख आबादी के बंटवारे का प्लान बढ़िया तरीके से रच दिया है। पहले सिख वोट अधिकतर शिरोमणि अकाली दल को जाता था, जो कि एनडीए यानी बीजेपी के साथ था। किसान आंदोलन के बाद एसएडी एनडीए में अलग हो गया था, और साथ ही लोकसभा चुनाव में अमृतपाल का उभार, जो कि सीधा अकाली दल के वोट बैंक में सेंधमारी करेगा। कहने का मतलब है कि सिख वोट बैंक अकाली, अमृतपाल, कांग्रेस, आप और अकाली नाम में बट गया है जाएगा। बाकी के तबके को डेरा कवर कर लेंगे, और कुछ सिख राजनेता बीजेपी ने अपने साथ भी कर लिए हैं, तो ये भी कुछ सिख वोट बीजेपी के साथ जोड़ेंगे। अगर क्लास हिंदू वोट बैंक वैसे ही बीजेपी का माना जाता है, और जो हिंदू जाट बेल्ट है उनको मैनेज करने के लिए सुनील जाखड़ को प्रधान बना ही रखा है। धर्म और जाति कार्ड खेलने में तो बीजेपी माहिर है, इनसे बड़ा खिलाड़ी कोई है नहीं धर्म और जातीय कार्ड खेलने में। 2022 विधानसभा चुनाव में अकाली दल ने 28.4% वोट प्राप्त कर 3 सीट जीती थी। वहीं लोकसभा चुनाव में अकाली दल का यह प्रतिशत घटकर 13% हो गया, सिर्फ 1 ही सीट जीती। यह जो वोट प्रतिशत घटा, इसकी वजह शायद अमृतपाल का दिया डेट रहा होगा। पंजाब चुनाव में सारा फोकस सिख वोट बैंक पर ही रहेगा।
अगर इसको बांटने में ये लोग सही कामयाब रहे तो फिर इनकी सत्ता पक्की है। अगर सिख सही काम कायम रहे तो फिर बीजेपी को अकाली दल की बैसाखी बनना पड़ेगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ये कायम रहेंगे कैसे? यहां पर सवाल तो ये है ना, क्या एक जगह पे कायम है सभी सिख? क्या भाई हम अपनी पंथक पार्टी बनाएंगे, पंथक पार्टी बना ली, क्या अपनी पंथक पार्टी को जिता देंगे? है एक तरफा। झाड़ू कैसे जीत गई थी? झाड़ू ने जो सबसे बड़ा काम किया था ना, सबसे पहले तो एनआरआईओ से फंड इकट्ठा किया। किस नाम पे? कि जथेदार भाई जगतार सिंह और सभी बंदी सिंहों को बाहर निकाल लेंगे। ये बोल थे, केजरीवाल के बोल है ये। तब चंदा इकट्ठा करके लिया था, 500-600 करोड़ रुपया लेके आया था कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से। पता होगा? नहीं पता होगा, चलो आज बता देते हैं सब कुछ। उसके बाद बात करते हैं पंथक धीर की। उनको धड़ों में बांट देंगे। आप कामयाब हो ही नहीं सकते इनके सामने। जाति आधारित, धर्माधारित वोट बैंक में ये माहिर हैं। एक को पगड़ी बांध के भेज दिया, दूसरे को डेरों में भेज दिया, तीसरे को बोलते बोला तू ओबीसी सम्मेलन कर। कमाल नहीं हो रखा पंजाब के अंदर? इससे बड़ा कमाल आप शायद ही जिंदगी में कभी देख पाओगे। 2027 का चुनाव नहीं होगा, उसको रणक्षेत्र बना देंगे ये लोग। और इन्होंने अपना प्लान पूरा लोड कर लिया है कि कैसे क्या करना क्या नहीं करना। मैंने जो चुनाव मैनेजमेंट होता ना, उसमें इनसे बड़ा माहिर खिलाड़ी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया, राज्यपाल के जरिए सरकार बर्खास्त करवा दी। उधर वो विजय जीत के बैठा हुआ तमिलनाडु के अंदर, उसको सरकार नहीं बनाने दे रहे, उसको सरकार ही नहीं बनाने दे रहे। हाँ, वहां पर जो एमके स्टालिन है, इसलिए बोलता था वह एक अच्छा नेता एमके स्टालिन। एमके स्टालिन ने बकायदा बयान दिया है, बोला ठीक है हम नहीं जीत पाए कोई बात नहीं है, लेकिन विजय को सरकार बनाने दो। पहले देखो तो सही है कैसा काम करता है, बोले 6 महीने 1 साल इसको देखो तो सही। अगर ये अपने वादों में पूरा उतरता है तो इसको सरकार चलाने दो। समस्या क्या है? ये है स्टालिन, और ये स्टालिन का स्टाइल। इंसान अच्छा होना चाहिए, राजनीति आनी जानी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। वो एमके स्टालिन ने तमिलनाडु में दिखा दी। बोला जो बोल रहे हैं डीएमके एआईडीएमके गठबंधन करके सरकार बनाए, बोला कभी भी नहीं बनाएंगे हम, ध्रुव के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। अगली बार और ज्यादा मेहनत करेंगे और सरकार में आएंगे। ठीक ही तो बोले उसने। ममता बनर्जी इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही। इंटरनेशनल कोर्ट का मतलब समझते हो? एक ऐसा धब्बा लग जाएगा इंडिया के ऊपर जो कभी नहीं धुल पाएगा। अगर ममता बनर्जी इंटरनेशनल कोर्ट में चली गई तो वो बोल रही मेरी 100 सीटें काटी हैं, उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगी। अब ये लोग कैसे कैसे वो देते, प्रलोभन देते, वो भी सुन लो। ममता बनर्जी को और उसके भतीजा अभिषेक बनर्जी, उसको बोल रहे हैं आपको Z+ सिक्योरिटी आजीवन मिलती रहेगी, आजीवन Z+ सिक्योरिटी मिलती रहेगी। मतलब शुभेंदु अधिकारी का जो पीए था उसको कौन सी सिक्योरिटी दी थी? हम इसकी बिल्कुल निंदा करते हैं और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन सुनने में आया जो हत्यारे थे वो तो भाग गए, बांग्लादेश के थे, बांग्लादेश में भाग गए। अब क्या? अब जांच ठंडे बस्ते में, और कुछ नहीं होगा इससे आगे। इन लोगों की जो तैयारी है पंजाब की, आप लोग बार बार बोल देते हो नहीं नहीं पंजाब में ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर आंदोलन के बाद कैसे 3 गुना वोट प्रतिशत बढ़ गया इनका, कभी सोचा आपने? और अगर 2011 की जनगणना में है तो 57.8% सिख और 38 इतने हिंदू। अब गिनोगे ना तो 60% हिंदू मिलेंगे वहां पे, गारंटीड। आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भाई। इनको नहीं काट पाओगे आप। अगर इनको काटना है तो एक निशान साहब के नीचे आ जाओ, ये आपको मानना पड़ेगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।